होगी। इसके पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, रोहित अपनी बात को आगे बढ़ा देता है। जो भी है, पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। अनिका जवाब देती है, उसे पुराना आकाश समझने की भूल मत करना रोहित हैरान होते हुए झट से पूछता है, क्या उसकी भी याददाश्त चली गई है? अनिका मुस्कुराकर कहती है, नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल अब स्पोर्ट्स डे पर किसी रियल गेम का शुरू होना तो बनता ही है। बस इतना समझ लो कि आकाश नहीं, मोहरा है। थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ समय बाद खुद ही समझ जाओगे। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित के चेहरे की खुशी अचानक से आश्चर्य में परिवर्तित हो गई। रोहित जैसे ही कुछ पूछने की कोशिश करता है, अनिका उसे रोक देती है और एकदम धीमी आवाज में शरारती अंदाज में कहती है, क्या हम अपने बेडरूम में जाने के बाद बात कर सकते हैं प्लीज? इसके बाद कुछ ही समय में पूरा गुलेरिया परिवार वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह निपुण मीना से कहता है, क्या अब तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? अब सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार भी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। निपुण मीना मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से अर्जुन सिंह से कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जिस इंसान को सभी डॉक्टर्स ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, उसे अनिका ने बचाया कैसे? अर्जुन जवाब देता है, पहली बात तो ये है कि उसे अनिका ने नहीं बल्कि डॉक्टर अनिका ने बचाया था। जिस सवाल का जवाब खुद अनिका के पास नहीं है, उसका जवाब मेरे पास कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह है कि सारा दिन यहाँ रहने के बाद भी तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि जिसके हाथों से करिश्माई ताकत है, उसी का नाम अनिका है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी की घरेलू बातों से तुम्हें क्या मतलब? हम यहाँ एंजॉय करने आए थे और उसमें पूरा दिन तुमने किसी तरह से कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इतना कहने के बाद इस बार अर्जुन सिंह निपुण मीना की कलाई पकड़ लेता है और उसे लगभग खींचकर ले जाते हुए कहता है, अब चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अर्जुन बिना किसी से बाय कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निपुण को फिर से यहाँ रुकने के लिए कोई बहाना बनाने का मौका मिल जाए। इसके बाद कौटिल्य और भूमि भी अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ठीक इसी वक्त श्रेया पीछे की तरफ से अनिका के पास पहुंच जाती है। अपने पेट के आकार के चलते अपने दाईं ओर से उसके गले लग जाती है। अनिका श्रेया के हाथों पर अपने हाथ रखती है और मुस्कुरा देती है। श्रेया उसे यूं ही पकड़े हुए मुस्कुराकर कहती है, तुमने जो शौक आज मुझे दिया है, मैं जिंदगी भर उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। काश कि हर किसी की जिंदगी में तुम्हारी तरह शौक देने वाली दोस्त हो। अनिका श्रेया के हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी तरफ घूम जाती है और उसे छेड़ते हुए कहती है, अब तुम अपने आकाश से ही पूछ लेना कि उसके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। श्रेया अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे मिस्टर रोहित मारवा की तरफ से पहले ही अपना मन बिल्कुल साफ कर चुकी हूँ। वैसे भी अगर इतने समय तक आकाश बिना किसी को कानो कान खबर हुए तुम्हारे पास था, तो जरूर मिस्टर मारवा ने तुम्हारी मदद की होगी। किसी को मौत के मुंह में धकेलने वाला खुद उसे बचाने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। फिर अपनी नजरें ऊपर करती है और एक पल चुप रहने के बाद अपनी आंखों में पानी और चेहरे पर मुस्कान लाकर कहती है, थैंक यू सो मच महारानी अनिका। अपने चेहरे पर झूठे गुस्से के भाव लाते हुए अनिका कहती है, अब बस भी करो और कितने आंसू बहाओगी। इसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। इसके बाद पूरा गुलेरिया हाउस भी ये सोचकर सभी के साथ चला जाता है कि आज सभी दूसरे ही रंग ढंग में हैं। उसे अपने और प्रीति के बारे में फिर किसी दिन मारवा हाउस आकर अनिका से बात करनी चाहिए। आज का दिन आकाश के वापस लौटने की खुशी में छोड़ देना ही ठीक होगा। कुछ इसी तरह के ही ख्याल श्वेता के मन में भी चल रहे थे। वो भी अपने मन की बात को मन में ही रखकर वापस रवाना होने की सोच रही थी। तभी उसके कानों में किशन मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। वो रोहित मारवा से कह रहे थे कि आज का दिन एक यादगार दिन है, अब हमें भी इजाजत दो रोहित, फिर मिलेंगे। किशन के ऐसा कहने पर अंजलि और क्रिस भी उसके पास आ जाते हैं। श्वेता भी अपने उदास चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ जाती है। सभी औपचारिकताएं पूरी करके मल्होत्रा परिवार मारवा हाउस से बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी अनिका श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम आज रात अपनी दीदी के पास मारवा हाउस नहीं रुक सकती? अगर कोई बहुत जरूरी काम न हो तो सुबह चली जाना। फिर अनिका श्वेता के कान के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें अब अपनी जरूरी बात नहीं करनी? श्वेता अनिका के चेहरे की तरफ बिना किसी हाव भाव के देखने लगती है। तभी अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरी बात जरूर सुननी है। इस बार श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर अंजलि दोनों बहनों को फुसफुसाता हुआ देखकर उन्हें वहीं छोड़ देते हुए कहती है,
अगर तुम दोनों बहनों को साथ में कुछ पर्सनल बातें करनी है तो श्वेता यहाँ रुक सकती है। वैसे भी घर जाकर भी इसे अब सोना ही है, लेकिन चैन की नींद इसे तभी आएगी जब ये तुमसे अपने मन की सारी बातें कर लेगी। श्वेता अंजलि को रोकते हुए कहती है, मम्मा आप भी ना। इसके बाद मल्होत्रा परिवार श्वेता को मारवा हाउस में ही छोड़कर वापस जाने के लिए निकल जाता है। ये सब देखकर रोहित के अंदर बेचैनी दौड़ने लगती है। वो कब से इंतजार कर रहा था कि सभी मेहमानों के जाने के बाद वो अनिका से विस्तार से सारी बातें जानेगा, लेकिन श्वेता को रोकने का मतलब ही था कि अनिका अपना पूरा वक्त आज उसे ही देने वाली है। अभी रोहित के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि इतने में अनिका और श्वेता के पास प्रीति आ जाती है और श्वेता से कहती है, क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना पसंद करोगी? मुझे अच्छा लगेगा। प्रीति की बात सुनकर कुछ दूरी पर खड़े हुए रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त तक सभी मेहमान जा चुके थे। अब वो हर वक्त तैयार रहना चाहता था कि अगर अनिका के पास बात करने के लिए थोड़ा भी वक्त होगा तो वो अपने सवालों के जवाब मांगेगा। इसलिए रोहित चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं श्वेता असमंजस की स्थिति में अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका प्रीति को जवाब देते हुए कहती है, तुम दोनों रूम शेयर कर सकती हो, लेकिन उससे पहले श्वेता को कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले कम से कम श्वेता को अपनी बात कह लेने का मौका तो दो, उसके बाद तुम दोनों जितनी चाहें उतनी मस्ती करो। प्रीति मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, ठीक है। इसके बाद अनिका श्वेता से कहती है, सुबह से अब तक तुम भी थक गई होगी, फिलहाल तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहीं आकर मिलती हूँ। अनिका के दिमाग में सभी काम करते करते रहने के बावजूद हर वक्त रिया का ख्याल दौड़ रहा था। अब तक तीनों बच्चे अपने रूम में जा चुके थे। अनिका की आंखें इधर उधर आयशा मारवा को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अनिका को ख्याल आता है कि वो भी थक गई होंगी, इसलिए आराम करने के लिए चली गई होंगी। अनिका तेज कदमों से बच्चों के रूम की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा हल्का खुला होने की वजह से अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। वो दरवाजे पर पहुंचकर वहीं रुक जाती है और अंदर से आती हुई आवाज़ों को सुनने की कोशिश करती है। रिया इस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई थी और दोनों भाई अलग अलग कोने पकड़कर खड़े थे। आर्यन कहता है, अब चुप भी हो जाओ रिया, इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी रिया पलटकर जवाब देती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनाई आती है। वो कहता है, देखो दादी माँ, इसने अपना क्या हाल कर लिया है। इसे हमारी परवाह और सहानुभूति में भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इस वक्त आयशा मारवा बच्चों के ही साथ थी। भला इस हालत में वो अपनी प्यारी रिया को छोड़कर कैसे जा सकती थी। ऐसा कहते हुए रिया के पास बैठ जाती है और अपने हाथों से उसके गालों से आंसू पोंछते हुए अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दो। क्या रोना किसी समस्या का हल है? यह भी छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारी समस्या क्या है? दरअसल रिया ने बड़ी ही समझदारी से सारा दिन हारने के एहसास को अपने अंदर दबा कर रखा था, लेकिन जैसे ही सारे मेहमान लौट गए उसे अपनी तकलीफ को बाहर निकालने का मौका मिल गया था। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खुद के ही अंदर बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। तभी आयशा मारवा की आवाज़ सुनाई देती है। वो रिया के पास जाकर बैठ जाती है और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहती है, हार और जीत जिंदगी के पहलू हैं। हर इंसान को कभी न कभी हार का सामना करना ही पड़ता है। एक समझदार इंसान अपनी हार से सबक लेता है और आने वाली जिंदगी के लिए खुद को तैयार करता है। तुम्हें भी मेरी प्यारी बच्ची की तरह ही यही करना चाहिए। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर तुम चुप नहीं होगी तो देखो, तुम्हारी दादी माँ भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगी। आयशा के ऐसा कहने पर रिया अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। रिया अपने सभी परिवारजनों से बेहद प्यार करती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी दादी माँ को दुख हो। आयशा रिया के शांत होने के बाद उसके माथे पर चूमते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। रिया भी कसकर अपनी दादी माँ से चिपक जाती है। बाहर खड़ी हुई अनिका को ऐसा लगता है कि इस वक्त उसका अंदर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनिका को देखकर रिया एक बार फिर से टूट जाती और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती। इसलिए उसने रिया को खुद को संभालते हुए और सोचने समझने के लिए अवसर देना बेहतर समझा। ये सब सोचने के बाद अनिका वहां से जाने के लिए वापस मुड़ जाती है। अभी वो कुछ ही कदम आगे गई थी कि उसे आयशा की आवाज़ सुनाई देती है, रुको अनिका, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। आयशा की आवाज़ सुनकर अनिका अपनी ही जगह पर रुक जाती है।
आयशा अनिका के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। इसके बाद दोनों धीमे धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। आयशा कहती है, अभी रिया को लेकर चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। अब वह उस स्थिति में पहुंच चुकी है जब वह तुम्हारी दी हुई सीख को सुन और समझ पाएगी। इसके बाद आयशा के चेहरे पर उदासी आ जाती है। अनिका पूछती है, क्या इस उदासी की कोई खास वजह है? आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझसे मेरी रिया को इस तरह रोते हुए देखा नहीं जाता। अनिका को आयशा की बात पर हंसी आ जाती है और वो अपना प्यार जताने के लिए अपने दोनों हाथों को आयशा मारवा के गले में डालकर उससे चिपक जाती है। कुछ पल तक इसी तरह खड़े रहने के बाद आयशा अपने दोनों हाथ अनिका के हाथों पर रख देती है और उसके बाद उन्हें अपने गले से निकालते हुए दोनों हाथों में पकड़ लेती है। फिर अनिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है। बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ बढ़ाकर अनिका के सिर से फेरते हुए चेहरे की तरफ गाल तक ले आती है। फिर अनिका से कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। जो तुमने आज किया उसे किसी एक इंसान की जिंदगी नहीं बची, बल्कि पूरे एक परिवार की जिंदगी बिखरने के बाद एक बार फिर से संवर गई है। फिर अपना हाथ नीचे करते हुए अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आगे कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कैसे कर लेती हो, पर आज मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। तुम जो लोगों की दुआएं इकट्ठी करती हो वही तुम्हारी वास्तविक सुरक्षा चक्र है। यूं ही सबकी मदद करती रहो। गॉड ब्लेस यू। फिर एक सेकंड रुककर आगे कहती है, एंड योर फैमिली टू। इसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत देखकर मुस्कुरा देती हैं। इसके बाद अनिका चेंज करने के लिए अपने बेडरूम में पहुंच जाती है और रोहित वहीं टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर कुछ काम कर रहा था। अनिका रोहित के पीछे की तरफ से उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर झुकते हुए कहती है, मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए बिना इंतजार किए सो जाना। रोहित को अनिका की इस बात पर बड़ा ही प्यार आता है कि अनिका ने भी रोहित के लिए अपनी परवाह को जताना शुरू कर दिया था। रोहित मुस्कुराकर अनिका के चेहरे की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए उसके गाल पर चूम लेता